विश्वविद्यालय में आपने अपनी सेवाएं दी। सर का मैं संक्षिप्त परिचय बताना चाहूँगी। इन्होंने प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्हें शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्यों में भी इनकी रुचि है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे कुलपति महोदय जी के लिए। विभिन्न पुस्तकों के प्रकाशन के साथ साथ कई लेखों का भी उन्होंने प्रकाशन किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल तथा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य भी आप रह चुके हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने माननीय कुलपति महोदय जी से कि आप आए और अपनी ओजपूर्ण वाणी से हमें आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय जी। भारत पूर्ण भूमि, एक आध्यात्मिक भूमि और सबकी मंगल कामना करने वाली भूमि, और उसमें भी जब राम के भूमि जहाँ पर कि वो रहे हों, ऐसे भूमि को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। आज एक अवसर आया है जिसमें मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। प्रोफेसर शिव सहाय सिंह जी, जिनकी मूर्ति का लोकार्पण आज आदरणीय न्यायमूर्ति डॉक्टर शेखर यादव जी द्वारा हुआ है, हम भी उसमें शरीक हुए। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं जब नाम सोच रहा था शिव सहाय सिंह जी, और आपके बीच में जब उनके नाम के बारे में तो सोचा तो ध्यान में आया, शिव क्या करते हैं। शिव की कल्पना यही है कि कल्याण करने वाले, और ऐसे एक विधि व्यक्ता होते हुए, और अभी आदरणीय न्यायमूर्ति जी कह रहे थे कि आप किस परिवेश में हैं ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है। उन्होंने 3 सूत्र बताए हैं, उससे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से एक छोटी जगह पैदा होकर और देश में एक अपनी ख्याति रखने वाले, और उसके साथ साथ जड़ को कभी नहीं छोड़ने वाले, अर्थात इस जगह को यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने कल्याण की भावना रखकर मंदिर बहुत बनाते हैं, लेकिन विद्या का मंदिर अगर कोई बना दिया तो बहुत बड़ा काम करता है। ऐसे विद्या मंदिर बनाने वाले आदरणीय शिव सहाय सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ में हमारे बीच में आदरणीय चंद्रावती देवी जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभी जब चर्चा हो रही थी, क्योंकि मंच का परिचय हो चुका है, इसलिए मैं बार बार वो न्यायमूर्ति जी के बारे में संचालिका ने कुछ बात कही। वास्तव में जो भारत की संस्कृति है, जो एक प्रकृति की संस्कृति है, जो कि अपने आप में पूरे देश में अगर कोई उर्वरा वाली भूमि है, कोई महत्वपूर्ण भूमि है, तो ये अम्बेडकर नगर की भूमि है। मैं इस नाते यहाँ आने का मेरे मन में संकल्प आया। अपनी पूरी बात, क्योंकि हम लोग कुलपति का दायित्व है, तो यहाँ जरूर थोड़ा बोलना कम पड़ता है, सुनना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी बोलने वाला स्वभाव खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो स्वभाव रहता है वो चलता ही रहता है। इसलिए मैं सारी बातों को, कुछ लॉ के विद्यार्थी बैठे हैं इसलिए मैं उसको करेक्ट करता हूँ। हम अपने पूरे उद्बोधन को ऐसे बोलना चाहते हैं कि लाइफ एंड लॉ, जीवन और विधि। हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन और विधि। तब आपको ध्यान में आएगा कि हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। हम का मतलब पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरा देश आपसे क्या अपेक्षाएं करता है, और विधि के छात्र के रूप में आपको करना क्या है। तो अगर हम जीवन को ऐसे बांटे तो 4 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा ग्लोबल लाइफ है, वैश्विक जीवन है, एक हमारा राष्ट्रीय जीवन है, और एक हमारा सामाजिक जीवन है, और एक हमारा व्यक्तिगत जीवन है।
यही 4 प्रकार के जीवन में हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम इसमें से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त कर लें और समाज जीवन में आपका कोई महत्व ना हो, समाज के लिए आप कुछ नहीं करने वाले हैं तो बेकार है। राष्ट्र के प्रति आपकी धारणा ठीक ना हो तो ठीक नहीं है, और पूरे विश्व के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैंने इस जीवन को 4 भागों में बांटकर आपसे बात कर बैठे हुए हैं। उन्होंने उसी वैश्विक जीवन के बारे में ही बहुत सारे अपने निर्णय भी दिए हैं और पूरा जीवन ऐसा बताते हैं। पूरा वैश्विक जीवन की जब बात हम करते हैं, ये किस पर आधारित होगा, इसका लॉ कहां से आएगा, इसकी विधि कहां से आएगी, इसका नियम कहां से आएगा, जो कि पूरा विश्व माने। और आज विश्व के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, आप सब जानते हैं, वो है पर्यावरण। पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व की समस्या है। ये नियमों को हम अपने नियमों का आधार बनाएं। हमारे नियमों की उत्पत्ति कहां से होगी, तो आप बोलेंगे संविधान से आती है। संविधान से आती है, राष्ट्र के लिए आती है। वहां भी जो नियम आए वो कहां से आए हैं, तब ध्यान में आएगा कि आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते होंगे, न्याय की उत्पत्ति होती कहां से है। तो न्याय की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत हमारा नेचर है, प्रकृति है। और प्रकृति के प्रति आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए, वो भारतीय होने के नाते आप सब पता है। अभी सर से बात हो रही थी, हम गंगा गो या हम कहते हैं पेड़ों पौधों में हम देवी देवताओं का वास मानते हैं। ये कम समझदार हैं, लेकिन आज पूरा विश्व ये मानने के लिए तैयार है कि भारतवर्ष के लोगों ने जो प्रकृति की पूजा की है, बच सकता है। ये पूरा विश्व आज मानने के लिए तैयार हो चुका है। अर्थात हम प्रकृति को अपना सब कुछ मानकर और नियम की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए हमारा वैश्विक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा वैश्विक सुख में रहे। हमारा पूरा विश्व परिवार है, ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है, और इसी नियम से हम वैश्विक नियम को बनाते हैं। बात करते हैं राष्ट्र जीवन की बात। हमारा राष्ट्र में जीवन कैसा होना चाहिए। राष्ट्र में जीवन के लिए राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक स्वभाव है, राष्ट्र का अपना एक जीवन जीने का तरीका है। राष्ट्र के जीवन जीने के तरीके के हिसाब से नियम बनना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तब ध्यान में आता है आदरणीय न्यायमूर्ति जी का हिंदी में दिया गया निर्णय। आप कहते हैं, आप जरा कल्पना करिए, यहां बैठे हुए नौजवानों से मैं बात करूंगा, तो आप 10 विकसित राष्ट्र बताइए और 10 सबसे पिछड़े राष्ट्र बताइए। तब आपको ध्यान में आएगा जो 10 विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी मातृभाषा में विकसित हुए। जर्मनी बोलता है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है। जापान, वहां की भाषा बोली जाती है। रसिया जो विकसित राष्ट्र, अमेरिका क्योंकि वो इंग्लिश वहां बोली ही जाती है, अमेरिका का अमेरिका। फ्रांस फ्रेंच बोला जाता है। आप पूरे कोरियन बोला जाता है। वो अपनी भाषा के नाते विश्व में विकसित हुए हैं और हम नकल मारकर विकसित होने के प्रयास में लगे हुए हैं। कैसे संभव है? आप एक तरफ रख के देखिए ना। मैं विधि के छात्रों से बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे तथ्यात्मक बात करनी, बिना साक्ष्य के विधि के। हम हिंदी से क्यों जुड़ाव रखते हैं? हमारा स्वभाव क्यों नहीं ऐसा रहता? मातृभाषा के प्रति हमारा दुर्ग्रह क्यों रहता है? और आपको बता दें, ये भारतवर्ष जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व को अगर एक समय में देखना हो, उसका एक नमूना कोई खोजना हो, उसका कोई उदाहरण देखना हो, तो भारतवर्ष को देख लीजिए, पूरा विश्व देख लेंगे आप बोलेंगे कैसे? आप देखें तो हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो सब साउथ कोरिया जैसे नजर आएंगे, साउथ अफ्रीका जैसे नजर आएंगे। आप यहाँ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको ब्रिटेन जैसे लोग नजर आएंगे। आप मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आपको कोरिया और चीन नजर आएगा, नाक चपटी वाले मिलेंगे। आप जाइए उधर क्या नाम है, पश्चिम में जाइए तो वहां आपको वही मिलेंगे जैसे हमारे सिख और पठान होते हैं। अर्थात हर प्रकार के लोग एक देश में, ये तो व्यक्ति के नाते मैंने कहा, हर प्रकार का मौसम भी भारत में है। इस समय पूरे विश्व में कहीं ठंडा ही पड़ रहा होगा, हमेशा ठंडा ही पड़ता रहता है, चाहे वो इंग्लैंड में हमेशा ठंडी पड़ता है। उन्होंने कभी 40 टेम्परेचर नहीं समझा है, लेकिन भारतवर्ष 40-45 टेम्परेचर 52 तक का भी झेलने तैयार रहता है, और -15 और 20 तक भी जाता है। भारतवर्ष में ही है। सियाचिन में चले जाइए तो सब प्रकार का मौसम एक
समय में सबसे ज्यादा ठंड यही, सबसे ज्यादा गर्म भी यही। अभी इसमें बारिश हो रही है, आप उठा के देख लीजिए नेट पर, कहाँ मिजोरम और उधर की तरफ अरुणाचल की तरफ और असम की तरफ बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, गर्म भी है। इतनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, कभी भी टकराव और दुराव नहीं होना चाहिए और इसी दुराव के कारण से राष्ट्र कमजोर होता है। इसलिए राष्ट्र कमजोर ना होने पाए, हमारा दुराव हमारी एक विशेषता है। तो इस नाते हमारा जो राष्ट्र जीवन हो वो कैसे होना चाहिए, ये जरा ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। यानी सबकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, सभी प्रकार के लोगों की स्वीकार्यता होनी चाहिए, तब हमारा राष्ट्र जीवन बनेगा। और आपको बता दें, ये भारतवर्ष आप बोलेंगे ये तो आप भाषा भूषा की बात कर रहे हैं, विज्ञान में जरा बताइए। तो विज्ञान में गैलीलियो के 1650 में गैलीलियो, जो कि क्या था, बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री था, उसने यही कह दिया कि धरती प्लेन है, वो चपटी है, क्योंकि अरस्तु कहता था कि धरती जो है चपटी है। अरस्तु सबसे बड़ा दार्शनिक था, उसने कहा धरती चपटी है, उसने कह दिया धरती गोल है, उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया। 1650 की घटना है साहब, और इसलिए बंद कर दिया कि वो अरस्तु का खंडन करता है, इसलिए जेल में बंद किए थे। जेल में ही रहते रहते उसने सिद्धांत भी लिखे और मर गया वही जेल में। और हमारे यहाँ आर्यभट्ट ईसा पूर्व ही बता दिए कि ग्रह नक्षत्र तारे, धरती गोल है और धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, ये पहले कह दिया। हम उस देश में हैं, ये बताने वाला हमारे बीच में कोई नहीं था। बीच के कालखंड में हम भूल गए, बताने वाला कोई नहीं था। मैं भी आपके बगल का ही रहने वाला हूं, बहुत दूर का नहीं हूं, इसी गांव से निकल के गया, प्राइमरी में पढ़ता था, पटरी घटोड़ता था। ऐसा नहीं है, हमारी आई है और हमने पुनः सिद्ध करके दिखाने के लिए प्रयासरत हैं और हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में दिखा दिया है कि नंबर 1 और 2 पर हम पहुंच गए। ये भारतवर्ष की विशेषता है। इस नाते हमारा राष्ट्र जीवन कैसा है इसकी कल्पना करना चाहिए। और राष्ट्र के प्रति हम पूछते हैं कभी छात्रों से कि बताओ फ्रांस अच्छा कि भारत? अरे सर फ्रांस बहुत अच्छा, मच्छर वहां रहते ही नहीं है, पढ़ा के मच्छर वहां नहीं होते हैं। भारत में बहुत अच्छा ठहरानी है, ये है वो, लेकिन नहीं, यही इसकी खूबसूरती भी है। और बता दें कि भारतवर्ष के लोग पूरे विश्व में सर्वाधिक एडजस्टमेंट करने वाले लोग हैं। पूरे विश्व में किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक लोग अगर हैं, हर जगह हैं, हर कोने कोने में हैं, तो आप जब भी देखते होंगे तो वहाँ भारतीय जरूर नजर आता है और अपनी सिद्धता सिद्ध करता है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जहाँ भी हो। इस नाते ये राष्ट्र जीवन है। सामाजिक जीवन, क्योंकि लंबा बोलना भी ध्यान में रखना है, क्योंकि खाने और सबका समय भी रहता है। सामाजिक जीवन कैसा हो? सामाजिक जीवन समाज की परंपरा है। आप विधि वाले छात्र हैं, आप कहते भी हैं सामाजिक नियमों से चलता है। कभी कभी लॉ आपका जब चुप हो जाता है, पर्टिकुलर लॉ चुप हो जाएगा तो संविधान में तलाशते हैं, संविधान चुप हो जाता है तो नेचर की बात सुनते हैं, और जब वो भी चुप हो जाता है तो अंदर की आत्मा की बात सुनते हैं। ये विधि की उत्पत्ति का स्रोत है। और जब मैं सामाजिक जीवन की बात करता हूं तो सामाजिक जीवन में सीधा छोटा सा उदाहरण है। आप समाज एक पेड़ है, समाज एक ट्री, पेड़ है। अब आप बताइए, अगर मैं पूछूं कि पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जड़ है, तना है, पत्तियां हैं या डालियां हैं, क्या है? तो कोई भी इसमें से ये नहीं कहने वाला है कि नहीं यही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा समझना चाहें तो समझिए समाज एक शरीर की तरह है। आपसे मैं पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? हार्ट है, किडनी है, लीवर है, क्या है? अगर आप कहेंगे नहीं सर लीवर की कोई जरूरत नहीं है, दो भैया आपको दे दो, काहे रखे हुए? अभी तुरंत समाप्त है कि मैं सबसे महान हूं, और पत्तियां कहें कि मैं महान हूं, और जड़ कहे मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, पेड़ रह पाएगा क्या? इसलिए समाज में छोटे बड़े, जाति उपजाति, धर्म, संप्रदाय, सबको ऐसा सोचना चाहिए कि सबके कारण से सबका अस्तित्व है। और आपको बता दें, आप यहाँ लोग बैठे हैं, जरा अकेले जिंदा रखे कोई दिखा दे तो मैं जानूं। करोड़ों रुपए भी मैं दे रहा हूं, आप जिंदा रख दिखाएंगे, समाज से आप लेंगे न देंगे? आप जो आज कपड़े पहने हुए हैं, आप जो खाना खा के आज आए हुए हैं, आपने पैदा किया है क्या?
आपने पैदा किया क्या? किसान ने पैदा किया, मजदूर ने पैदा किया, और हम अपनी पुरुषार्थ से अपने पास ले आए हैं। हमारे पास पुरुषार्थ करने की क्षमता होती है, हम उसको अपने पास ले आ देते हैं, लेकिन पैदा करने वाला वो है। तो क्या मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या मैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखूं? किसान के प्रति कृतज्ञ रहूं, ऐसा नहीं सोच सकता क्या? मजदूर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखूं, ये नहीं सोच सकता क्या? जब मैं जा रहा हूं सड़कों पर, किसान दिखे तो मेरे मन में आदर का भाव आए, जो आदरणीय अभी न्यायमूर्ति साहब कह रहे थे, जो विनय की बात कर रहे थे। क्या हमारे अंदर ये विनम्रता या सौम्यता है क्या? ये समाप्त हो रही है और ये संकट का विषय है। इसलिए सामाजिक जीवन में कृतज्ञ होना, हम कृतज्ञ हों और हमारा सामाजिक जीवन ऐसा बने, यह जरूरी है और यह जागरण की जरूरत है। इसके नियमों को, सामाजिक नियमों से हमारा चले समाज, ये सोचना चाहिए। एक बात और जो अंत में कहूंगा, आप सब लॉ के हैं और लॉ वाले अधिकार और कर्तव्यों की लड़ाई के बीच में उलझे रहते हैं। अधिकार के लिए बहुत संगठन पूरे विश्व में बने हैं। हर संगठन देखेंगे तो मानवाधिकार ये और अधिकारों के लिए सब लड़ने को तैयार हैं, और कर्तव्यों के लिए कोई भी संगठन नहीं बना। और आपको बता दें, मैं और ये कैमरा चलाने वाले, मैं और ये दोनों लोग पिता पुत्र हैं। इनका क्या अधिकार है कि मुझसे भरण पोषण की मांग करें, और मेरा क्या अधिकार है कि मैं इनसे आदर पाऊं। और दोनों लोग लाठी लेके खड़े हो गए, पहले बोल तू आदर कर, और ये कहेंगे पहले तू मुझे पैसा दे। तो हो चुका, तो लाठी चल जाएगी। लेकिन कर्तव्य क्या है? मेरा एक पिता के रूप में कर्तव्य है कि इनका मैं भरण पोषण करूं, इनका पुत्र के रूप में कर्तव्य है कि मेरा आदर करें। जब अधिकार को पीछे से देखेंगे, उसको उल्टा करेंगे, तो ध्यान में आएगा कर्तव्य है। इसलिए अधिकारों की लड़ाई छोड़ दें, कर्तव्यों की लड़ाई लड़ें और 51A पढ़ें। ध्यान में आया? 51A पढ़ें। क्या करना है? जो मैं बोल रहा हूं सब वही मिलता है। 51A पढ़ें, यही आपका व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। अब आप सोचेंगे बहुत सारी बातें मैं करना, तो आपको सीधा सीधा बता दूं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएनओ ने तय किया है। 17 गोल है, 17 और 169 सब गोल है। आप उसको पढ़िए, और जब पढ़ेंगे तो कहेंगे तो हमारे यहाँ भारत, वही हमको करना है पूरे विश्व के लिए। लेकिन आप से अगर मैं कहूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग, मैं शिक्षक हूँ, तो छात्रों का ये जिम्मेदारी रहती है कि वो पूछें। वो पूछते हैं तो कहते हैं कि सर ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं समझ में आई, पता नहीं क्या है, आपने वैश्विक जीवन बता दिया, राष्ट्र जीवन बता दिया, फिर आपने सामाजिक जीवन बता दिया, और सबके लिए लॉ है, सबके लिए लॉ है। उसके लिए कौन सा लॉ है, इसके लिए कौन सा लॉ है, और समाज के लिए कौन सा लॉ है। लेकिन आप सबके बाद खाली एक कैप्सूल दे दीजिए सर, ये सूत्र बता दी बात है जिसको सर ने अपने 3 बातों में ट्रायंगल के रूप में बताया, त्रिभुज बताया। वो जो उन्होंने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता, उसके बीच में हम थोड़ा आ जाते हैं, और वो है केवल एक बात से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग हैं जो दवा खाते हैं, आप बताइए शुगर की दवा 8 बजे डॉक्टर ने लिखा तो आप 12 बजे खाएंगे, शुगर ठीक होगा? आपको कहा है कि आप ऐसे रहिए, तो ऐसे रहेंगे तभी ठीक होंगे। छात्र हैं, आपको बताया गया कि ऐसे रहना है, ऐसे रहिए। केवल अनुशासन, और अनुशासन ही सब कुछ, सबका एक मार्ग है। अनुशासन बताने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र के रूप में क्या अनुशासन है पता है, आपका भाई के रूप में क्या अनुशासन है पता है, आप भाई के बहन के रूप में क्या अनुशासन है पता है, आपको माता के रूप में क्या अनुशासन है पता है, आपको देश के नागरिक होने के नाते क्या अनुशासन है पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बीमार है, आपका क्या अनुशासन होगा? ये प्रकृति चल रही है, अनुशासन से चल रही है, नहीं तो धरती कहाँ चली जाती, सूरज चांद सब लड़ जाते। सब अनुशासन में ही चलते हैं साहब। हवाएं अनुशासन में चलती हैं, नदियां अनुशासन में बहती हैं, सब कुछ अनुशासन में चलता है। फिर हम अनुशासन में क्यों नहीं रहते? हम अनुशासन में क्यों नहीं रहते? और अनुशासन कोई लिखना हुआ नहीं है, ये सबके दिल में है, आत्मा में है। और मेरा यही निवेदन है
कि जब कुछ सब हार जाइए, शांत चित्त से सोचिए। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही सोचते थे। जब वो कुछ हार जाते थे किनारे चले जाते थे और वहाँ सोचते थे, बैठे रहते थे, ध्यान मग्न होते थे और वो आत्मा की आवाज़ सुनते थे और वहीं से वो आत्म अनुशासन पैदा होता था, जिसके कारण से चलता है। हम डंडा से आपको नहीं चलाना चाहते, छात्रों को डंडे से नहीं चलाएंगे, छात्रों को आत्म अनुशासन से चलाना चाहते हैं। ऐसे ही समाज चलाना चाहते हैं, ऐसे देश चलाना चाहते हैं, ऐसे पूरा विश्व चलाना चाहते हैं। ये आत्म अनुशासन आएगा कहाँ से? ये आपके अंदर ही है। जगाइए और प्रतिष्ठा जागृत लक्ष्य के लिए मेरा भी यही निवेदन है कि वो आप उठे जागे और लक्ष्य प्राप्त के लिए लगातार लगे रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ। उनके पुत्र और उनके परिवार के सारे लोगों को बहुत हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर दिया है। ऐसे विजय प्रताप जी जो कि हम लोग बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी इस विद्यालय के लिए जो योगदान दिया है, जिनके सभागार में हम बोल रहे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। पुनः आदरणीय शिव सहाय सिंह जी, जिनसे मैं खुद मिला भी हूँ, उनके कल्याण की कल्पना लेकर और ये स्थापित किए हैं, मैं उनको पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आदरणीय न्यायमूर्ति जी से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि सर मैं विधि की व्याख्या करने में गलती कर दिया हूँ तो क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर संजय कुमार बरनवाल जी।